बीमार को नहीं ना खत्म करना है। तो वक्फ बिल, वक्फ कानून बीमार था, उसको जो भी लैंड माफिया जो भी कुछ लोग जो है अगर किसी तरीका से उसका फायदा उठा रहे थे तो उन लोगों पे कार्रवाई आप कड़ी से कड़ी करते कि आप वक्फ बिल को ही बदल दीजिएगा। हमको उम्मीद है कि वो लोग आएंगे, लेकिन बशर्ते वो लोग अब साहब बन गए हैं तो वो लोग को दावत दे के बुलाना पड़ेगा। तो आप दावत भी दीजिए, अगर नहीं आते हैं तो आप मान लीजिए खुद से आइए क्या। हाँ, हम तो कहते हैं खुद से आइए, लेकिन अगर नहीं आते तो आप एक बार दावत भी दे दिए उनको। अगर तब भी वो नहीं आते हैं तो आप मान लीजिए कि वो झूठा सेकुलर आदमी है। लेकिन इस मुद्दे पे लोग ना बोले, उसके लिए एक नया विवाद ला देती है कि लोग आपस में कटते मरते रहे और हमको जाति धर्म के नाम पे एक तरफा वोट मिलते रहे। कभी एनआरसी खड़ा कर देती है, कभी वक्फ खड़ा कर देती है, कभी 3 तलाक खड़ा कर देती है, अलग अलग तरीका का मामला में हस्तक्षेप करती है कि वो लोग को मुद्दा से भटका दे। देखा जाता है कई बार आप बड़े बड़े लोगों से भी पंगा ले लेते हैं। देखिए, आप सच बोलिएगा तो बड़े हो क्या छोटे हो क्या, वो तो जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ बोलिएगा तो बड़ा और छोटा से क्या मतलब उसमें। वो बाबा नहीं है, वो सन्यासी साधु ये नहीं है लग्जरी कार में घूमने वाले और इतना बड़ा बिजनेस करोड़ों का। हम तो कहते हैं कि बिजनेस भी शायद उनका नहीं होगा, वो एक मॉडल है। एक प्रचार करने के लिए उनको मॉडल रखा गया कि बाबा इस तरीका का प्रचार करे। हो सकता है कि ये बड़े बड़े जो उनके धन्ना सेठ लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये चीज होगा। तरीका का अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये एक छेड़ा गया है कि भाई यहाँ पे अगर 20% मुस्लिम है इस देश में, 80% हिंदू है, तो हम अपना प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा 80 लोगों तक पहुँचाए क्योंकि सब लोग मेरे पास आ जाए, तो हम इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे देते हैं। डीजीपी साहब को उसमें एक और भी बयान आया था कि उसमें प्रावधान भी है, मुआवजा भी दिया था 24 घंटे के अंदर। ये भी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लगभग आपका एफआईआर दर्ज होने के बाद वो बोले थे कि 24 घंटा मुआवजा मिलता है, ऐसा नहीं है। किशनगंज जिला में तो मैंने नहीं देखा। जो कानून बना है ये स्वीकार नहीं, क्योंकि किसी तरीका से उनका अधिकारों का ये हनन है। तो जब संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो ये तो हम भी कहेंगे कि ये गलत है और सरासर गलत है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, आपको एक कानून एक्ट के बारे में पता होगा, SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको लेकर के बहुत से लोग इसका कई बार सही उपयोग भी करते हैं, तो बहुत से लोग कई बार इसका गलत उपयोग भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं SC/ST एक्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो दरअसल बात यह है कि SC/ST एक्ट को लेकर के एक खबर सामने आई है, एक अपडेट सामने आई है। बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP ने कहा कि जो भी SC/ST एक्ट का गलत प्रयोग करके किसी को फंसाने की साजिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, हम इस पर बात करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दीपचंद्र रविदास जी, जो कि SC/ST से ही आते हैं, और इनसे हम जानकारी चाहेंगे कि आखिर SC/ST एक्ट जो है वो किस तरह से अच्छे लोगों को गलत इस्तेमाल में लेकर के आते हैं, और बहुत बार इसको सही इस्तेमाल में भी किया जाता है। ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको अगर गलत इस्तेमाल किया जाए इसके थ्रू तो ये गलत है। तो हम दीपचंद्र रविदास जी से इस बारे में बात करेंगे और बाकी वक्फ बिल को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दीपचंद्र रविदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, केडीवी लाइव का। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं पहली बार, तो इसके लिए आपका भी फिर से शुक्रिया। और आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे, आप सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप करते क्या हैं। देखा जाता है कि आप सामाजिक कार्य में भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, जब भी कभी भी मौका मिलता है, तो अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, हम लोग तो एक नॉर्मल फैमिली का जो है बच्चा है, और एक किसान फैमिली, कोई बड़े घर के कोई बच्चे नहीं हैं, और अभी भी हमारी काम जो है किसानी से ही जुड़ा हुआ है। फार्मिंग करते हैं और समय निकाल के समाज के लोगों के प्रति और जो भी सरकार के गलत नियम होते हैं उन पे अपनी बातों को रखते हैं, लोगों के तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, और समाज का नेतृत्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखा जाता है कई बार आप बड़े बड़े लोगों से भी पंगा ले लेते हैं। देखिए, आप सच बोलिएगा तो बड़े हो क्या छोटे हो क्या, वो तो जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ बोलिएगा तो बड़ा और छोटा से क्या मतलब उसमें। सच तो सच होता है। हमको लगता है कि शायद धीरे धीरे आप पॉलिटिक्स में आप मतलब पैर आजमा रहे हैं, क्या मतलब की इरादा है आगे चल करके, अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं ही, पहले भी चुनाव लड़े थे, नगर परिषद चेयरमैन का एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। जनता ने जो भी हमको मत दिया सराखों पे। हाँ, ये बात हम बताना भूल गए थे, 2022 में चुनाव लड़े थे, मतलब किशनगंज नगर परिषद का है, और जनता के फैसले को मैं सराखों पर रखता हूँ, और आगे भी अगर जनता मौका देती है तो ज़रूर आया जाएगा। और अपनी जो है हमारा जो मानना है कि अगर आप
सत्ता में हिस्सा नहीं लेंगे, राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, तो गलत लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप अगर सही और सच अगर आपको लगता है कि हाँ हम कहने की क्षमता रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, SC/ST एक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि SC/ST, आप भी SC/ST से आते हैं जी, और SC/ST एक्ट के बारे में आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। देखिए SC/ST एक्ट जो है ये एक नियम, एक कानून जो बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी उत्पीड़न होता है SC/ST के लोग, क्योंकि हम लोग गरीब होते हैं और एक तो हम लोग असहाय कमज़ोर भी होते हैं। हज़ारों साल से हम लोग के ऊपर जो है अलग अलग सामंती लोगों ने हम लोग के ऊपर जो जुल्म जाती किया, तो कानून बनने के बाद एक कानून बना कि सबको मुख्य धारा से जोड़ना है, तो इन लोगों की हक और अधिकार की बात भी इन लोगों के लिए होना चाहिए। तो इसलिए एक SC/ST एक्ट का भी स्पेशल निर्माण किया गया, क्योंकि हम लोग को उस समय कोई नहीं सुनता था हम लोग की बातों को, हम लोग पे जुल्म होती थी या कुछ भी होती थी, तो नहीं, तो एक SC/ST जो एक कानून बना कि इसके तहत आपको भी एक इंसाफ मिलेगा। तो ये SC/ST एक्ट इस तरीक़ा से निर्माण हुआ था और सच के लिए, सही के लिए ये निर्माण हुआ था। अच्छा, देखा जाए तो SC/ST के तहत बहुत सारे लोगों को बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में बिहार के पुलिस महानिदेशक DGP का फरमान आया SC एक्ट को लेकर के, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? हाँ, देखिए उस बयान को हमने सुना और उसको मतलब गौर से उस पर हमने विचार विमर्श किया। देखिए पहले की बात है, जब SC/ST एक्ट जब पहले बना था तो बहुत सारे लोग जो है इसका दुरुपयोग करते थे, ये कथित रूप से है, उसका ये नहीं है कि वो करते, दुरुपयोग ही करते थे। क्योंकि उस समय पे SC/ST एक्ट जो है वो अक्सर ये होता है कि जब भी हम लोग के लोग SC/ST एक्ट के तहत किसी पे अपना FIR दर्ज करवाते हैं तो उन लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है, बहुत तरीके की सामाजिक और इस तरीके का ये होता है कि उन लोगों को अपनी FIR को वापस लेना पड़ जाता है। तो वो एक तरीक़ा से साबित है कि ये गलत FIR किया गया था। तो ये कतई ये नहीं है, क्योंकि देखिए FIR तो सब तरीके का गलत होता है, चाहे वो जनरल जो एक्ट बना है उसमें भी आप जाइएगा तो 90% केस जो है आज कोर्ट में आप देखिएगा जनरल में 90% केस झूठा ही एक तरीक़ा से माना जाता है, ये आंकड़े कहते हैं। तो SC/ST एक्ट में भी हाँ हो सकता है कि सभी जगह एक जैसे आदमी रहते हैं, 2-4 आदमी ऐसे होंगे जो दुरुपयोग करते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा पहले ही हो सकता था, संभव था। आज के डेट में कानून जो है बदल चुका है, अब झूठा FIR होने की बात ही नहीं है। पहली बात यह है कि जब FIR आप आवेदन देते हैं तो इतना आसान नहीं है SC/ST, मैं भुक्तभोगी हूँ इसका, मैं बता रहा हूँ कि एक तो समाज का नेतृत्व करने के कारण हम लोग को ज़्यादा जुल्म जाति झेलना पड़ता है, बड़े बड़े लोग से भी कभी कभी होता है कि हम लोगों के ऊपर बहुत तरीक़ा का उत्पीड़न हो जाता है। तो हमने भी इसको SC/ST एक्ट में FIR कराया था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, वो प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई है, अब उसमें सुपरविजन होता है। बहुत लोग समझते हैं बहुत आसान है, बस SC/ST एक्ट लगा दो, हो गया काम खत्म, अपना वो अपना उधर आप आवेदन दीजिएगा तो आपका FIR साफ दर्ज नहीं होगा। सबसे पहला बात, आपको FIR तब तक दर्ज नहीं होगा जब तक सुपरविजन, और कोई सुपरविजन छोटा ऑफिसर नहीं करता है, SP या DSP इसका सुपरविजन करते हैं। अच्छा। या उनके रैंक के कोई ऑफिसर सुपरविजन करते हैं, तभी केस ट्रू होता है, फॉल्स होता है, FIR दर्ज होता है। उससे पहले थाना तो 3 बार आपके घर पे जाती है जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि क्या ये मामला सही है या नहीं है, उसके बाद FIR दर्ज होता है। तो झूठा तो दर्ज होने की कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि DGP साहब का जो बयान आया था, देखिए उस बयान को अगर ध्यान से देखते हैं तो DGP साहब ने कहा कि SC/ST एक्ट में जो झूठा FIR लोग करवाते थे, मतलब जो करवाते थे क्या, जो SC/ST नहीं है और SC/ST का किसी तरीका से बहाना से झूठा एक SC/ST बन के FIR करते थे, उन पे कार्रवाई हुई। अच्छा, तो ये साफ है कि इस तरीका का मामला थी। झूठा अगर मैं SC/ST नहीं हूँ तो मैं इसका अधिकार का अगर मैं लाभ उठाता हूँ और किसी को फंसाने के लिए इस तरीका कर दिया तो ये तो गलत बात है ना, तो उस पर होना चाहिए FIR। दूसरी बात ये है कि DGP साहब को उसमें एक और भी बयान आया था कि उसमें प्रावधान भी है, मुआवजा भी दिया था 24 घंटे के अंदर। ये भी मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको लगभग आपका FIR दर्ज होने के बाद वो बोले थे कि 24 घंटा मुआवजा मिलता है, ऐसा नहीं है। किशनगंज जिला में तो मैंने नहीं देखा, आपको लगभग महीना 1.5 महीना लग जाता है उसके जो
ये है पेटिशनर है उस तक मुआवजा पहुंचने में आता है, अकाउंट में ही है, डायरेक्ट आता है, सब है, डीबीटी पेमेंट होता है, लेकिन वो महीना 1.5 महीना का प्रोसेस होता है जब तक आपका ट्रू फॉल्स और बहुत तरीके का प्रक्रिया है। तो ये SC/ST से फिर इस एक्ट से फिर फायदा क्या है, अगर मुझे बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से कोई भी एक्ट लगा कर अपना काम निकाल सकता है। इस एक्ट में सबसे पहले कोई तो लगा नहीं सकता है और लगता ही नहीं है जब तक आपके साथ रियल में कोई घटना नहीं हुआ है, तब तक वो एक्ट लगे, FIR नहीं दर्ज होगा आपका। अगर रियल में घटना हुआ है तो भैया ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम लोगों की बात को लोगों उतना ध्यान से नहीं लेते थे। हम लोग एक जो दबे पिछले जो समाज से आते हैं तो वो लोग थाना तक भी पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए एक स्पेशल प्रावधान, हम लोग को जुर्म ज़्यादा होता था। तो इसके लिए SC/ST एक्ट बनाया गया कि भैया अगर आपके ऊपर जुल्म होता है तो ये थोड़ा इसमें कड़ा नियम दिया गया कि आप जो सबसे गरीब या दबा पिछड़ा जो समाज है उस पर जुल्म जाती मत कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा जुल्म, इसलिए उसको बनाया गया कि लोग जुल्म नहीं करें इन पे, तो इसलिए थोड़ा कड़ा नियम किया गया था। बहुत सारे संशोधन हुए, अब तो बहुत आसान हो गया SC/ST एक्ट। अब तो आदमी को बेल भी बहुत मिल जाता है, आसानी से मिल रहा है, जहाँ तक हम देख रहे हैं बहुत सारे केसों में देखे हैं, तो ऐसा चल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि SC/ST से मतलब कि बहुत लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? जो SC/ST एक्चुअली में है वही लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान के चले मैं SC/ST हूँ और मेरा कैमरामैन SC/ST नहीं है, उन पर मैं किसी चीज़ को लेकर के SC/ST एक्ट लगा करके मतलब कि आवेदन दे देता हूँ, तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो ये भी तो झूठा कार्रवाई होगी ना। देखिए वो जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी हम SC/ST एक्ट लगाए हैं उसके ऊपर। सबसे पहली बात मैंने आपको स्पष्ट रूप में कह दिया कि अगर मैं ही SC/ST हूँ और आप पे झूठा FIR मैं दर्ज कर देता हूँ, वो FIR दर्ज होगा ही नहीं। मैंने आवेदन दिया, जांच होगा, जांच होगा, 3 बार 4 बार जांच होता है, फिर सुपरविजन होता है, आप पे एक्ट लगेगा ही नहीं। अगर आप सही हैं तो आपको क्या दिक्कत है? वो FIR नहीं होता है, ऐसे आसान नहीं है, नॉर्मल FIR की तरह नहीं है कि थाना में जाए हम आवेदन दिए, पुलिस इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी करने क्या वहाँ से FIR दर्ज करके इंक्वायरी करने आती है, FIR करके इंक्वायरी करने आती है, समझे? जबकि है FIR का मतलब फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, तो जो आपका इंक्वायरी किया उसका रिपोर्ट आपको वहाँ पे FIR होता है, लेकिन वो आवेदन के आधार पे FIR करके इंक्वायरी करती है। तो ऐसा नहीं है, SC/ST होता ही नहीं है, और झूठा होने का अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझे? और पहले भी हम बोलते हैं कि अगर कोई छिटपुट कोई ऐसे आदमी होते होंगे, हर समाज में होते, हर जगह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भ्रमित ये है कि देखिए जब भी किसी समाज पे जुल्म जाती होता है, मेरा ये मानना है कि जो गलत लोग हैं उसको, चाहे किसी भी समाज का रहे, उसको अपने भी समाज का अगर विरोध करना पड़े, अगर वो गलत कर रहा है तो करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे कानून SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट में हम SC/ST से आते हैं, तो अब हमारा कानून संशोधन हो रहा है या किसी तरीके का कोई चीज़ हो रहा है तो लोग को खुशी हो रही है। अरे खुशी की, वो अगर आप गलत नहीं है तो आपको गम और खुशी किस बात की? अगर आज मान लीजिए कि जैसे वक्फ बिल आया है, तो वक्फ की बिल जो आई है तो इसमें जो है जैसे SC/ST के एक्ट में अगर लोग, दूसरे लोग हमारे बीच में नहीं बोलते हैं, हम उनके बीच में नहीं बोलेंगे, तो सरकार का काम आसान हो जाएगा ना, कि सही नीतियों को भी तोड़ मड़ोड़ के पेश करके उसको खत्म करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। चलिए, वक्फ बिल के बारे में अपने बात किए तो हम तो उस पर आना चाहेंगे। अभी किशनगंज, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन किशनगंज से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो हम यहाँ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि वक्फ बिल को लेकर के आपका नज़रिया क्या है? क्या ये में जो अभी बिल के भी कानून बन चुका है, एक्ट बन चुका है, तो ये सही हुआ है बनना या सही नहीं हुआ है? क्या है आपकी नज़र में, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, वक्फ की जहाँ तक बात है, जहाँ तक हम लोगों ने भी जब से इसका सुना कि वक्फ जो है, पहले भी जानते थे कि वक्फ का प्रॉपर्टी होता है, ज़मीन होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो हम लोग हर एक घर के बाद 2 घर के बाद या बगल बगल में सबका मोहल्ला है, गांव है, तो ज़्यादातर एक दूसरे का कल्चर से हम लोग जानते हैं और ये वाकिफ है कि कुछ कुछ बातें हम लोग को पता होती है। तो वक्फ का प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमारा घर जहाँ है वहाँ पीछे कब्रिस्तान है, फिर जाके थोड़ी दूर में आके एक वक्फ का जो है बहुत बड़ा ज़मीन, जहाँ पे गरीब लोगों को बनाने के लिए, घर बनाने के लिए दिया गया है, वहाँ पे लोग बना कर रहते हैं। तो वो ज़मीन जहाँ तक हम लोग को पता था कि वो उन लोगों को जो है, जो लोग गरीब असहाय रहते हैं तो उन लोगों के लिए यूज होता है। कब्रिस्तान भी है, उसमें भी शायद वक्फ का ही ज़मीन होगा, शायद, अभी हम कंफर्म इसमें नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा बहुत जानकारी था। अब ये बात है कि ये कानून बना है, ये सही है या गलत है, तो जिसके लिए बना है वो, जैसे SC/ST एक्ट अगर उस पर संशोधन होता है तो इसका तो हम ना भुक्तभोगी हैं, हम पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये हमारी बात है ना, कि कोई अनजान आदमी इसका फैसला करेगा।
ये सही है या गलत है ये हम ना फैसला करेंगे। तो वक्फ के जो कानून बन रहा है, तो यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन लोगों को ये कानून स्वीकार नहीं है। जो कानून बना है ये स्वीकार नहीं, क्योंकि किसी तरीका से उनका अधिकारों का ये हनन है। तो जब संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो ये तो हम भी कहेंगे कि ये गलत है और सरासर गलत है कि इस तरीका का। जब अगर आपको हम मानते हैं कि वक्फ में ये भी एक बात निकल के आ रही है कि वो सही लाभ लोगों को नहीं पहुंच रहा था, ये भी फुल प्रूफ बात नहीं है। बात इसमें ये है कि हर जगह हम बोले 2-4 लोग गलत होते हैं, लेकिन अगर वक्फ बिल का अगर दुरुपयोग हो रहा था, वक्फ कानून जो पहले था उसका दुरुपयोग हो रहा था, अगर सरकार को ऐसा लगता है तो कोई रिपोर्ट होगा उनके पास, और अगर ऐसा हो भी रहा था तो आप बीमारी को हटाइएगा ना साहब, कि बीमारी ख़त्म कीजिएगा, बीमार ख़त्म कीजिएगा, बीमार को नहीं ना ख़त्म करना है। तो वक्फ बिल, वक्फ कानून बीमार था, उसको जो भी लैंड माफिया जो भी कुछ लोग जो है अगर किसी तरीका से उसका फ़ायदा उठा रहे थे तो उन लोगों पे कार्रवाई आप कड़ी से कड़ी करते कि आप वक्फ बिल को ही बदल दीजिएगा। तो ये आप तो हो गया कि आप बीमार को ही ख़त्म कर रहे हैं, बीमारी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बीमार को ख़त्म कर रहे हैं। ये एक बात है। और ये वक्फ का जो मामला है ये किसी समुदाय से किसी समुदाय की लड़ाई नहीं है। जैसे अगर ये मुस्लिम समुदाय के लिए ये फैसला या ये कानून है, ये वक्फ का ये कानून है, तो ये अगर कोई प्रोटेस्ट या कोई आंदोलन करता है कि संवैधानिक अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आप अपनी बात को रख सकते हैं, कानूनी दायरे में रख सकते हैं, जो आपको कानून जो अधिकार दिया उस दायरे में रख सकते। कोई अगर ऐसा करता है तो हम, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि ये किसी और समुदाय के लिए कोई बात नहीं है, वो अपनी बात सरकार से कह रहे हैं। अगर आज बीजेपी का विरोध करना या सरकार का विरोध करना, ये तो किसी और धर्म का विरोध करना नहीं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी का विरोध करना हिंदू धर्म का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना। नहीं, इस बात को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, कुछ लोग के सोचने से फर्क नहीं पड़ता, अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो ये बात को आप मानिए कि जब सदन में संसद लोकसभा सदन में जब ये बिल जब इसको पास किया जा रहा था तो सत्ता पक्ष को जो है जो वोट पड़ा, तो वो अभी हमको आंकड़ा जो है याद नहीं आ रहा है, लेकिन विपक्ष के तरफ से इस बिल को रोकने के लिए जो वोट पड़ा वो वोट आपको 232 वोट, जहाँ तक कि हमको पता है 232 वोट पड़ा, 232। और ये भी जहाँ तक हमको पता है कि पूरा लोकसभा सांसद जो है, अगर मुस्लिम समुदाय से बात किया जाए तो जहाँ तक हमको लगता है कि 24 सांसद मुस्लिम समाज से हैं सिर्फ। अब 24 सांसद अगर वोट देते सिर्फ, तो बाकी 232 में से अगर आप 24 घटा दीजिए तो और वो सांसद कौन लोग थे जो वोट दिए। और ऐसा तो नहीं है कि पूरा समाज आपके खिलाफ है, मात्र 24 सांसद मुस्लिम है। लगभग 208 सांसद जो है वो तो हिंदू समाज से थे, दलित समाज से थे, सिख समाज से थे, आपको ट्राइबल थे, आदिवासी समाज से थे। सभी लोगों ने, वो 232 में से सभी लोग, तो ऐसा कभी नहीं मानना है हमारा कि इस बिल का विरोध सिर्फ एक समुदाय कर रहा है। इस बिल का विरोध हर वो सेकुलर आदमी। क्या लगता है कि जो सदन में तो जो खैर विपक्ष में वोट किया, ये तो खैर मतलब सराहनीय है, लेकिन सड़क पर तो उतना नहीं दिख रहा है कि मतलब सड़क पर जो खुल करके साथ दे दूसरे समुदाय के लोग, ऐसा दिख नहीं रहा। क्या है ना कि कुछ लोग दीपचंद रविदास जैसे भी लोग होते हैं, हाँ, और कुछ लोग और भी तरीका का होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। आप यहाँ देखिएगा, मैं तो अब इस बात पे यही कहूँगा कि जो भी हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई भी लोग हैं, जिन लोगों ने अगर ये बिल उनको, ये कानून उनको खराब लग रहा है, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है कि नहीं और भी लोग हर जगह दे रहे हैं, किशनगंज में नहीं दे रहे हैं ये अलग की बात है, हर जगह हर समुदाय के दे रहे हैं। और मैं तो हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे और देंगे साथ, लेकिन वो लोग तो अब आपको जो है सेकुलरिज्म के नाम पे आपका वोट लेते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे आपके साथ वो बैठते हैं, उठते हैं और हर जगह सेकुलर बात करते हैं। तो जब आपके खिलाफ, अभी आपने देखा होगा कि रामनवमी जो शोभा यात्रा यहाँ निकला, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के भाई लोग हमने देखा, हम लोग के साथ भी मिलके उन लोगों ने भी बहुत सारे पानी वगैरह वगैरह जो भी एक जो उसमें श्रद्धालु थे शोभा यात्रा में, उन लोगों के लिए क्या, तो ये सेकुलर बात है। बिल्कुल, हम लोग भी इसको खबर चलाया था चैनल पर। तो ये सेकुलर अगर इस तरीका का ये है, तो उस तरीके का जो सेकुलर जो मिजाज के लोग हैं, तो
तो उन लोगों को भी मैं कहता हूं कि आना चाहिए। जो नहीं आ रहे हैं तो हम बोलेंगे अपने भाइयों से जो भी इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसी ना किसी के समर्थक हैं। जो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेके जो जीते भी हैं उन लोगों के भी समर्थक हैं। तो क्या लगता है जो भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, अब मुस्लिम को साइड करते हैं, मुस्लिम को छोड़कर किसी भी धर्म के हो, सेकुलर मिजाज के लोग हो, उनको आना चाहिए इस बिल के विरोध में? बिल्कुल आना जो चाहिए। भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके समर्थन में, जो भी सेकुलर है और जो भी संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं देश में। और कानून, देखिए कानून की जननी है संविधान, और संविधान अगर किसी बात पे कानून अगर कोई गलत बनता है तो संवैधानिक अधिकार के हिसाब से उसमें भी उसका विरोध होना चाहिए और होता है। इससे पहले भी कई बार हम लोग के SC/ST एक्ट में भी इस तरीका, लेकिन हम लोग संवैधानिक रूप से अपनी बात को दर्ज कराए। बहुत सारा, अभी किसान आंदोलन की बात आप ले लीजिए, उनका भी कानून बिल पास हुआ था, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, विरोध किया, बहुत तब सालों तक विरोध चला, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, लेकिन सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। उसमें सभी लोग शामिल थे। अगर ये मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है तो इसमें भी जो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं सच के लिए बोलता हूँ, सब जाति धर्म को बराबर समान एक नज़र से लेके चलता हूँ, तो उन लोगों को आना चाहिए। और हमको उम्मीद है कि वो लोग आएंगे, लेकिन बशर्ते वो लोग अब साहब बन गए हैं तो वो लोग को दावत दे के बुलाना पड़ेगा। तो आप दावत भी दीजिए। अगर नहीं आते हैं तो आप मान लीजिए खुद से आइए। क्या? हाँ, हम तो कहते हैं खुद से आइए, लेकिन अगर नहीं आते तो आप एक बार दावत भी दे दिए उनको। अगर तब भी वो नहीं आते हैं तो आप मान लीजिए कि वो झूठा सेकुलर आदमी है, झूठा सेकुलर इंसान है। तो उनसे लोगों से आपको सावधान रहनी है, बल्कि उन लोगों को बढ़ावा देना है जो सही मायने में सभी समुदाय, सभी धर्म को लेके और सच बोलने की साहस रखता है। ये सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है, किसी धर्म के किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है। तो ये बात साफ है, जाहिर है कि इसमें कोई बात ही नहीं है कि आप अगर हम वक्फ बिल के खिलाफ कुछ बात बोलते हैं तो किसी और धर्म के लोगों को इस पे आहत होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि जो बीजेपी सरकार है इस तरह की कानून लाती है? खास करके देखा जाए तो एक खास समुदाय मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, चाहे इससे पहले भी कई सारे ऐसे बिल लाए। ये चीज़ आप सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह सकते हैं। बीजेपी सरकार ऐसा है जो हम लोग दलित समाज से आते हैं, मुसलमान और दलितों पे भी कम अत्याचार बीजेपी सरकार में नहीं हो रहा। कितना हम लोग का SC/ST कानून के ऊपर, ये बीजेपी सरकार में भी हर बार टिप्पणी होता है, हर बार संशोधन होता है। हम लोग तो भुक्तभोगी, हम लोग बार बार, आप लोग तो 2-3 आप लोग का मामला, हम लोग का तो कितना मामला में हस्तक्षेप किया सरकार। तो ये मुसलमान और दलितों को, और हम तो कहते हैं वो गरीब की ही सरकार नहीं है, गरीब को, ये सबको टारगेट करती है, गरीबों के बारे में। आज ये सरकार ऐसे नियम क्यों लेके आती है पता है? आज उसको मुद्दा से लोगों को भटकाया जाए, आज के मेन मुद्दा से भटकाया जाए। आज के महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देखिए जरूरत की लोगों की जो ये है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और रोजगार, ये जो मूल समस्याएं हैं लोगों को, सरकार उसको दूर करे। लेकिन इस मुद्दे पे लोग ना बोले, उसके लिए एक नया विवाद ला देती है कि लोग आपस में कटते मरते रहें और हमको जाति धर्म के नाम पे एक तरफा वोट मिलते रहे। आज बिहार से या देश के और भी जगह पे देखिए रोजगार का कमी है। आज लोग शिक्षा का स्तर देख रहे हैं क्या है, चाहे फिर जाके आप और भी चीज़ भ्रष्टाचार को देख लीजिए। तो इन सब मुद्दों से हटाने के लिए, उसको ध्यान भटकाने के लिए सरकार चुनावी एक रणनीति बना के कभी NRC खड़ा कर देती है, कभी वक्फ खड़ा कर देती है, कभी 3 तलाक खड़ा कर देती है, अलग अलग तरीका का मामला में हस्तक्षेप करती है कि वो लोग को मुद्दा से भटका दे। मेन मुद्दा ये है कि लोग को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये सारी चीज़ें मूलभूत जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो सुविधाएं हैं, वो मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। अच्छा, आप आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे दीपचंद्र रविदास जी, आप SC/ST से आते हैं जी, तो जब भी आप कोई अगर सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि इसके बनाने वाले कौन है, इसकी कंपनी का जो ओनर है किस धर्म से, किस जाति से, ऐसा देखते हैं कभी? देखिए, हम तो सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें एक्सपायरी डेट देखते हैं। हाँ, पहला ये हमारा ये है, जिस ब्रांड का सामान खरीद रहे वो असली है कि नकली है, ये देखते हैं। क्वालिटी कैसा है, देश ने बनाया है, किस व्यक्ति ने बनाया, किस जाति ने बनाया, किस धर्म, अगर वो सही प्रोडक्ट हमको सूट करता है और हमारे लिए सही है। और एक चीज उसमें देखते हैं कि उसमें किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया, उसमें बाज़ाब्ता लिस्ट में सारी चीज रहती है, तो वो चीज देख के हम खरीदते हैं। कोई जाति धर्म का लोगो और टैक्स देख के हम सामान, ये सवाल आपसे इसलिए पूछे क्योंकि अभी आपको शायद पता भी होगा वो रूह अफ़ज़ा के बारे में बहुत चल रहा है। जब
बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपने आप को बाबा बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे बाबा को? बाबा रामदेव वो बाबा नहीं है, समझे? वो बाबा के वेशभूषा में है, लेकिन बाबा नहीं है। बाबा किनको बोलता है? वो योग करते एक टीचर हैं, आप टीचर एक ट्रेनर कह सकते हैं। एक ये है, वो बाबा नहीं है, वो सन्यासी साधु ये नहीं है, लग्जरी कार में घूमने वाले और इतना बड़ा बिजनेस करोड़ों का। हम तो कहते हैं कि बिजनेस भी शायद उनका नहीं होगा, वो एक मॉडल है। एक प्रचार करने के लिए उनको मॉडल रखा गया कि बाबा इस तरीके का प्रचार करें। हो सकता है कि ये बड़े बड़े जो उनके धन्ना सेठ लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये चीज़ होगा। और दूसरी बात है कि ये एक अलग तरीका का अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये एक छेड़ा गया है कि भाई यहाँ पे अगर 20% मुस्लिम है इस देश में, 80% हिंदू है, तो हम अपना प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा 80 लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि सब लोग मेरे पास आ जाए, तो हम इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे देते हैं। लोग इसमें बहकावे में, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लोग ये सब बहकावे में, अब हमको अगर हमको लाइबॉय साबुन सूट करता है तो आप हमको कितनों डब दे दीजिए, पेस्ट दे दीजिए या कोई और साबुन दे दीजिए, हमको नहीं भैया, हम तो देसी आदमी, हमको लाइबॉय सूट करता है, हम खरीद पे नहीं करेंगे। वो तो अपने शरीर के ऊपर लागू होता है ना, कि जो सही हमको सूट कर रहा है उस पर हम ये करें, उसको खरीदे। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक ये चीज़ सही है? अब इसमें प्रोडक्ट में भी हिंदू मुसलमान होने लगा। रूह अफ़ज़ा जैसी चीज़ जो कि एक ठंडक देती है शरीर को, उसमें भी हिंदू मुसलमान होने लगा। ये गलत है। अब अपना बिजनेस का प्रचार करते हैं तो भाई प्रचार कीजिए, एडवर्टाइजिंग कीजिए तरीका मुताबिक, ये नहीं कि उसको भी हिंदू मुस्लिम करके प्रचार करें। आज के डेट में किसी भी चीज़ को जो है ना, आदमी हिंदू मुस्लिम का रंग, अपना प्रॉफिट देखने के लिए सिर्फ ये सब तरीका का काम किया जा रहा है। ये कि हमारा कैसे फायदा हो गया, कोई वोट के लिए ऐसा कर रहा है और ये नोट के लिए ऐसा कर रहा है। और ये बहुत आसान तरीका है अगर एक तौर पर कहा जाए तो प्रचार करना आज के डेट में। लेकिन हिंदू मुसलमान अपना ख्याति प्राप्त करना, हिंदू मुसलमान बहुत आसान तरीका है। हमको एक चीज ये आता है कि उसका प्रचार करने के लिए फ्री फोकट में भी लोग प्रचार करने लगते हैं सोशल मीडिया पे कि ये ऐसा है वैसा। अरे आपको क्या 1% भी उसका कमाई का हिस्सा आपके किसी सोशल वर्क में या आप लोगों तक, गरीबों तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। और वो आदमी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? वो अपना कर रहा है, करने दीजिए उसको, जो बोलना है बोलने दीजिए। आपको खरीदना है, आपको बाबा रामदेव का अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उसको यूज कीजिए, नहीं लगता है, हम जैसे खुद कहते हैं, हम पतंजलि का जो है वो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम लोग कोलगेट इस्तेमाल करते थे, पतंजलि आया तो हम 1-2 बार लाए उसको, तो ठीक, हम लोग पूरा फैमिली में भी पतंजलि का, लेकिन उसका घी लगता है डलडा है। घी भी लाए थे, एकदम डलडा है, समझे? और इस तरीका का और भी हनी है, लगता है कि चीनी घोर के, गुड़ घोर के वो बना दिया है। सब चीज़ अच्छा नहीं है। जो सही लगता है भैया वो सही है। अब हमको उसका पेस्ट सही लगता है वो यूज करते हैं। बाकी बात, और कोई प्रोडक्ट साबुन भी हम देखें बेकार है, कुछ नहीं है भैया। तो पतंजलि का आप सिर्फ पेस्ट ही यूज करते हैं और कुछ नहीं यूज करते? जो सच है बोल रहे हैं हम, वो बिजनेस है, वो बेच रहा है, हमको जो चीज़ सही लग रहा है हम खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं। रुआवजा हमको सही लगता है, ठंडाई का बात किया जाए, ठंडा का अगर शरबत का बात किया जाए, रुआवजा हमको सही लगता है। मतलब कि बचपन से हमको लग रहा है कि जब भी अगर शरबत में रुआवजा की बात आती है या लस्सी, बाजार कहीं भी जाते हैं या घर में भी, तो हम लोग रुआवजा डालते हैं। आज एक बाबा उठ के, बाबा नहीं, एक बिजनेसमैन उठ के बोल रहा है, एक मॉडल उठ के बोल रहा है कि ये नहीं, ये नहीं है, तो वो आप दिखाइए ना, आपका ठीक है, उनका भी एक बोतल हम खरीद के लाएंगे, हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या सही है, क्या प्रोडक्ट बढ़िया है, कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं। ये नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि ये बाबा रामदेव का है या फिर एक मुसलमान कंपनी का, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद्र रविदास जी यहाँ पर आने के लिए। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे अपने इलाके के लोगों को, किशनगंज के खास करके, कि ये देश संविधान से चलता है। गीता भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, और आप लोग संविधान भी पढ़िए। संविधान आपको इस देश में, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, तो आपको बोलने की आज़ादी देता है। तो आपको किस आर्टिकल में क्या बोलने का, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपको पता नहीं रहेगा। अपनी आवाज़, अपनी बात, अपनी विरोध को दर्ज कराने की आज़ादी संविधान देता है। तो संविधान को भी पढ़िए और फर्जी सेकुलरिज्म लोगों से भी बचिए। सबके साथ दोस्ती यारी रखना है, हम लोग को सबको यहीं रहना है। लेकिन जब भी अगर कई जनता के बीच में कोई लोग आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, जब ये करते हैं, तो उस समय पे सभी लोग सेकुलरिज्म हो जाते हैं। उनसे, लोगों से सावधान रहिए। आपके सुख में भी साथ होना चाहिए लोग, दुख में भी साथ होने चाहिए, सही पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे यही मेरा संदेश है, एक मैसेज है। और हम तो चाहेंगे कि अगर इस तरीका का बिल, कानून अगर बना है, इसका विरोध हो रहा है, तो जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको दावत दे के बुलाइए। तब भी नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए, क्या किया जाएगा? जबरदस्ती तो किसी को थोड़ी ना लाके बुलाया जाएगा, करवाया जाएगा। यही मेरा संदेश है।
आप लोग अच्छा, आपके बारे में पूछना चाहेंगे, आप क्या मतलब कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो कहीं भी? अगर देखिए, हमने एनआरसी में भी हिस्सा लिया था, मन साझा किया था, ये नई बात नहीं है। जब 3 तलाक का मुद्दा आया उसमें भी हमने खुल के अपनी बात रखी। अगर जिसको किसी को ये है और जो सरकार का जो अगर कोर्ट का भी अब ये है रुख किया गया है, अगर जो नहीं सही है तो बात रखने की आज़ादी है, रखा जाता है। हम SC/ST की भी बात करते हैं, हम गरीबों की भी बात करते हैं, किसानों की भी बात करते हैं। किसान आंदोलन में भी हमने हिस्सा लिया। हमने हर चीज में जो गलत लगता है और अपने हिसाब से हम सोचते हैं, हर बार ऐसा नहीं हो कि हम ही सही हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं। तो ये अपना सोच है, सोचने की बात है। और जो है हम ये आपका चाहे वो गुस्ताखे रसूल जो नूपुर शर्मा ने जो किया था, उस प्रोटेस्ट में भी मैंने मन साझा किया था। बाकी लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग भी आए थे। लेकिन खास करके हम SC/ST समाज से किसी को नहीं देखे हैं, ना ही अभी तक NRC में देखे, ना इसमें देखे हैं। हाँ, हिंदू समाज से और भी लोग को हम देखे हैं, बड़े बड़े जो है अपर कास्ट को भी देखे हैं, लोअर कास्ट को भी देखे हैं, और अच्छे लोगों को भी देखे, सामाजिक लोगों को भी देखे हैं। इस मुद्दा में भी हमारी अपील है, सेकुलर मिजाज के लोग हैं, हाँ, कि इस मुद्दा में भी आप कीजिए। और अगर नहीं आते हैं तो हर बार की तरह इस बार आपका भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां मुझे बुलाइए, मैं आपके बीच हाजिर हूं। सही के लिए, गलत के लिए तो भैया आप कितनों बोल दीजिएगा, आप कुछ भी कह दीजिएगा। अगर आप मेरे अपने भाई भी हैं, आपने गलत किया है तो मैं आपको गलत कहूँगा। बिल्कुल, गलत का साथ भी नहीं देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका दीपचंद्र रविदास जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, हम दोनों के बीच में जो बातें हुई, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना राय रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।